नमस्कार दोस्तों। आज के इस स्पेशल एपिसोड में इस लाइव में आपका स्वागत है। और डॉक्टर कुमार गणेश हमारे अंक ज्योतिषी और अंग ज्योतिष विशेषज्ञ जयपुर बीकानेर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले नमस्कार आपको। जय श्री राम रवि जी, आप और सभी जय श्री आदरणीय राम। दर्शक मित्रों को प्रणाम। बिल्कुल, सभी दर्शक मित्रों का भी हमारे स्वागत है। और जैसा कि आज आप देख भी रहे हैं, यहाँ जो हमने थंबनेल लगाया है, जो हेडिंग है कि स्पेशल एपिसोड है, और इसमें हमेशा की तरह हम लोग अंक ज्योतिष या आने वाली फिल्में या कलाकारों का क्या नंबर्स क्या बोल रहे हैं उस पर बात नहीं करेंगे। डॉक्टर साहब के साथ हमने म्यूजिक को लेकर, बॉलीवुड म्यूजिक को लेकर पिछले समय में 2 साल में 2 साल हो चुके हैं पूरे तो हमने कुछ एपिसोड्स म्यूजिक को लेकर के और बहुत पसंद किए गए वो। तो लगातार पिछले कुछ दिनों से ये बात आ रही थी कि डॉक्टर साहब से बॉलीवुड के आज की जो म्यूजिक की स्थिति है उस पर बात करें। तो हमने इसमें एक चीज को चुना है अभी, सिंगर्स को, क्योंकि पिछले दिनों मामला अरिजीत सिंह का आया लास्ट वीक कि उन्होंने गाने फिल्मों में उससे अलविदा कह दिया, अब वो गाने नहीं गाएंगे। हालांकि उसके बहुत सारे अलग अलग कारण हैं। डॉक्टर साहब ने उस पर एक वीडियो भी बनाया अपने चैनल पर कि क्या वो राजनीति में जाएंगे या और भी चीजें हैं। तो एक तो ये बात, मगर ये बात भी आई कि कहीं ना कहीं कुछ बॉलीवुड में इस तरह की राजनीति है, यहाँ का जो म्यूजिक है उसमें कुछ इस तरह के उन पर प्रेशर्स थे जिनकी वजह से उन्होंने ये फैसला किया कि अब फिल्मों में नहीं गाएंगे। उनसे पहले ए.आर. रहमान साहब का भी एक बयान आया था, उसमें उन्होंने कहा था कि भाई वो हिंदू मुस्लिम वाली बात थी कि भाई क्योंकि मैं इस्लाम को फॉलो करता हूँ इसलिए 8 साल से जो है मुझे बॉलीवुड से ऑफर्स नहीं आ रहे हैं, जैसा मौका चाहिए वैसा नहीं मिल रहा। तो कहीं ना कहीं सिंगिंग और म्यूजिक जो है चर्चा में था। तो अरिजीत की जब बात आई तो हमने डॉक्टर साहब के साथ बातचीत की और कहा कि चलिए आज इसी पर बात करते हैं कि ये क्या हाल हो गया सिंगर्स का। और सचमुच आज तो हालत ये है कि कौन सिंगर आ रहा है जा रहा है, एक एक फिल्म में 6-6, 8-8 लोग, 10 लोग गा रहे हैं, ना म्यूजिक देने वाले का पता है, ना लिखने वाले का, ना गाने वाले का। तो हम सिंगर्स पे बात करते हैं आज कि सिंगर्स की क्या हालत हो गई। मतलब कोई पहचान ही नहीं, इक्का दुक्का नाम अगर आप छोड़ दें जो कभी कभार किसी का गाना चल जाता है, कोई ठोस नाम नहीं रहे। वही है, सोनू निगम है, उसके बाद में उदित नारायण है, कुमार शानू कभी कभी है, तो इस तरह से वही नाम, और उसके बाद में कोई नाम ही नहीं। और पिछले 10-12 सालों में जो नाम, 15 साल में जो उभरा वो अरिजीत सिंह का है। आप कैसे देखते हैं डॉक्टर साहब इस पूरे सिनेरियो को? रवि जी, सबसे पहले तो साधुवाद आपको इस बात के लिए कि इतना समीचीन विषय आपने लिया है। और अरे असल में मैं ये कहूँ कि आप बहुत कसाई और निर्दयी व्यक्ति हैं, बड़े बेर अच्छा। हैं। हाँ, तो उसके पीछे एक ठोस कारण है। आपने जी। आपने बॉलीवुड की सबसे बड़ी दुखती रग को छेड़ दिया। अब आप कसाई और निर्दय हैं कि नहीं, आप ही बताइए। यानी जो सबसे आजकल बड़ी वो, दुखती रग है बॉलीवुड की, जो सबसे बड़ी पीड़ा है, घाव है, आपने उस घाव में उंगली घुमा दी है। अब ऐसे आदमी को क्या कहें? आजकल वो कसाई नुमा शब्द बहुत चल रहा है धुरंधर के बाद से कि तभी तो मैंने रहमान कसाई डकैत की। तभी जी तो जी तभी तो मैंने कसाई शब्द लिया है। जी। अब देखिए, वो कहता है कि रहमान डकैत की दी हुई सजा बड़ी कसाई नुमा होती है, तो मैं कहता जी। हूँ रवि बुल्ले जी के उठाए हुए सब्जेक्ट बड़े कसाई नुमा होते हैं। अरे, मुझे लगा ये जरूरी बात है भाई, और आपसे बहुत बढ़िया जरूरी। जब आप हमारे पास यहाँ पर हैं जो इस पूरे मामले का, मैं कहूंगा कि फिर पोस्टमार्टम कर सकते हैं ये तो फिर प्रभु क्यों की नहीं, कृपा। उसका लाभ हमें भी और दर्शकों को मिलना चाहिए। बिल्कुल, देखिए ऐसा है ना, पहली बात तो ये है कि हिंदी सिनेमा, मैं इसे बॉलीवुड कहना पसंद नहीं करता, मुझे लगता है जी गाली है ये बॉलीवुड। हिंदी सिनेमा अपने आप में इतना मौलिक रहा है, कहीं-कहीं धुरंधर ने एहसास कराया है, अब भी मौलिक है, तो इसे हॉलीवुड की तर्ज पर बॉलीवुड और ये सब कहना ही फालतू की बात है। कल को राजस्थानी फ़िल्मों को कोई रॉलीवुड कह देगा, मज़ाक लगता है। सही बात, बिल्कुल। हिंदी सिनेमा का जो संगीत है, ये 2003-4 के बाद मर गया है। मैं नहीं मानता कि इसके बाद में हिंदी सिनेमा में संगीतकार, गीतकार, गायक या गायिका आए हैं। हाँ, गाने बने हैं, फ़िल्मों में नाम आता है कि म्यूज़िक, लिरिक्स, हाँ, अंग्रेजी में आता है गीत शब्द, तो हिंदी में तो शब्दावली पता नहीं
100 में से 2 फ़िल्मों के स्क्रीन पर दिखती है, वो जो श्रेय दो क्रेडिट होते हैं वो नामावली। जी लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ पूरी ज़िम्मेदारी के साथ, क्योंकि हिंदी सिनेमा का संगीत 2003-4 के बाद पिछले 22-23 सालों से मर गया। अब क्या? बिल्कुल। देखिए ऐसा है ना। अच्छा एक बात और है, अभी आपने ज़िक्र किया, मैंने भी उन पर वीडियो बनाया और आपके सुझाव पर ये विषय चुना था कि अरिजीत सिंह। मैं अरिजीत सिंह को प्लेबैक सिंगर मानता ही नहीं भाई, वो ये कहते हैं कि प्लेबैक सिंगिंग बंद कर रहा हूँ। अरे भाई आप प्लेबैक सिंगर थे ही कब? आप तो एल्बम सिंगर थे। आपका हम्म, यानी अरिजीत सिंह का गाया हुआ हर गाना उठा के ऐसे लगता है कि जो 80 के 90 के दशक में एल्बम बनते थे ना, गैर फ़िल्मी बिल्कुल। एल्बम, कम से कम वो वैसा ही मान लीजिए, हालाँकि वो भी इससे बढ़िया होते थे, एक बात। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है कि हम जब प्लेबैक सिंगिंग की बात करते हैं, देखिए मैं आखिरी पहचान प्राप्त गायक मानता हूँ सोनू निगम को। ठीक। शान शान ज़रूर आए थे, चाँद सिफ़ारिश जो करता हमारी, पनाह में, जतिन ललित बिल्कुल। साहब के यहाँ, लेकिन वो एक ही गाना शान के खाते में मुसु मुसुआती रू लाई लाई, ये वो एक आध गाना चल गया। बाकी असल में शान को पार्श्व गायक के रूप में जो गाना पहला और आखिरी बड़ा मिला वो था चाँद सिफ़ारिश जो करता हम। बिल्कुल। और ये फ़िल्म जतिन ललित की बतौर जोड़ी आखिरी फ़िल्म, ये भी हिंदी सिनेमा का दुर्भाग्य है। अब आप देखिए कितने बड़े तो मैं सोनू निगम के बाद में मानता ही नहीं किसी को पहचान प्राप्त गायक, और श्रेया घोषाल के बाद में किसी को पहचान प्राप्त गायिका ही नहीं मानता। अब मैं एक-एक चीज़ पर खुलासा करूँगा जी कि क्यों? ये मैं नहीं मानता, कोई मेरी मनमर्जी, मेरी दादागिरी थोड़ी है। लेकिन जब मैं कहता हूँ मैं नहीं मानता एक समीक्षक के नाते, एक आलोचक के नाते, तो उसके पीछे ठोस आधार है, आधार भूमि है। देखिए क्या है, असल बात हमेशा ये ध्यान रखिए, हिंदी सिनेमा का संगीत जब फ़िल्मों में पार्श्व गायन नहीं होता था और डायरेक्ट एक्टर, हीरो-हीरोइन ही सेट पर वो झाड़ियों के पीछे माइक्रोफ़ोन छुपाते थे और गाते थे, तब भी हमारे पास संगीतकार और गीतकार के रूप में बहुत बड़ा खजाना होता था। बहुत बड़ी संख्या में ये लोग हमारे पास थे और बड़े समृद्ध थे। और जो उस समय बुलोसी रानी वगैरह हुआ करते थे या केसी डे थे, ये लोग जो थे, तो इन सब को अगर देखें तो उन्होंने वहाँ से जो किया ये अभी-अभी 2003-4 तक हमारे पास, बल्कि यूँ समझिए कि 2000 के 2-3 साल इधर वालों में हमारे पास ठीक-ठाक हिसाब-किताब था। बिल्कुल। मैंने आपके मेरे परम मित्र और आपके ही सहयोग से जिनसे परिचय और जिन्होंने मेरा साक्षात्कार लिया, शांति स्वरूप त्रिपाठी जी, उनके साथ जी एक लंबे साक्षात्कार में मैंने ये कहा था कि हिंदी सिनेमा में 22-23 सालों में जो मर गया है ना म्यूज़िक, उसके पीछे प्रोड्यूसर, डायरेक्टर ज़िम्मेदार है, क्योंकि गीतकार नहीं है, संगीतकार नहीं है। इस वजह से गायक-गायिका ही नहीं है। आप एक बात बताइए कि अभी ज़्यादा दूर मत जाइए, उदित नारायण, अभी मैं पुरुष गायकों की बात कर रहा हूँ क्योंकि अरिजीत जी सिंह की बात है। उदित नारायण बिल्कुल। और कुमार सानू, अभिजीत भट्टाचार्य कभी-कभी बुला लिए जाते थे, लेकिन जितने गाने उन्होंने बिल्कुल। गाए, बहुत बढ़िया गाए। और मैं समझता हूँ शाहरुख खान पर सबसे बढ़िया अगर आवाज़ बैठी, तो हाँ। अभिजीत भट्टाचार्य की बैठी, बिल्कुल। दादा की बैठी। बड़े प्यारे सिंगर और गज़ब के सिंगर, लेकिन उन्हें कब बुलाया जाता था? ठीक है। मुझे एक भी फ़िल्म ऐसी बताइए कि जिसमें हीरो के सारे गाने अभिजीत भट्टाचार्य ने गाए हैं? नहीं है, नहीं। एक भी नहीं है। लेकिन आप देखिए हम पार्श्व गायक किसे कहते आ रहे हैं पिछले 20 सालों को, 22-23 सालों को छोड़ दें, उससे पहले तक, कि जो हीरो के गाने गाता बिल्कुल। है ना? मन्ना डा को भी पार्श्व गायक कहते हैं, क्योंकि हीरो का मतलब स्टार नहीं, हीरो का बिल्कुल। मतलब अगर वो जैसे महमूद के गाने तो वो कॉमेडी हीरो होते थे, मतलब हीरो के पैरेलल ही उनका रोल होता था, महमूद का। बल्कि कई हीरो तो डरते थे उनके साथ काम करने से कि हमारा रोल खा जाएगा। तो सही। मन्ना दा जैसों की बात कर लें, येसुदास की बात कर लें भाई, एसपी बालासुब्रमण्यम की बात कर लें, ये जो, तो ये क्या करते थे, अब एसपी बालासुब्रमण्यम आपको फ़िल्म के 6 गाने हीरो के तो 4-5 गाए, 6 के 6 गाए, 4 तो गाए ही हैं।
अच्छा छोड़िए, साजन फिल्म में 3 ही गाने थे मर्दों के, 2.5 गाने में एक गाना वो एसपी ने गाया, वही कुमार सानू ने गाया आधा गाना, और वही एक गाना पंकज उधास ने गाया, और उसमें फिल्म फेयर अवार्ड ले उड़े कुमार सानू। तो वो जो चीज है, मुझे बताइए कि सोनू निगम के बाद क्या कोई ऐसा सिंगर रहा है कि जिसको हीरो के सारे गाने फिल्म में गाने को मिले? वो जो आपने एक बात कही ना, 6-6, 7-7, 8-8 सिंगर भर लेते हैं। हाँ हाँ जी। और कमाल की बात क्या है, आप देखिए, आपने एक और नाम ले लिया, अब दोनों का पहला अक्षर अ है, एक मतलब स्वर है, एक ए जी। आर और एक अरिजीत। ए तो आर। दोनों के एक के म्यूजिक में कुछ नहीं है। मैं कहता हूँ ए आर रहमान हिंदी सिनेमा की समझ ही नहीं रखते, म्यूजिक की समझ ही नहीं है। बाकी बात तो छोड़िए, उनके गानों में कुछ नहीं, एक सुस्ती, गर्मियों की दोपहर में खाना खाने के बाद में आपको जो नींद आती है, वो सुस्ती उनके गानों में है, और कुछ नहीं है। और जी। यही अरिजीत सिंह के पार्श्व गायन में, उनकी आवाज में, मैं निंदा नहीं कर रहा, विश्लेषण को विश्लेषण समझना चाहिए, निंदा नहीं। समझ की जरा-सी बेवकूफ़ी होती है, वो उधर चली जाती है। इसलिए मित्रों से कहूँगा, सुनिए अरिजीत सिंह के हर गाने में वही गर्मियों की दोपहर में भरपेट खाना खाने के बाद जो आने वाला आलस है नींद का, वो पार्श्व गायन नहीं है भैया। पार्श्व गायन में भाव अलग-अलग होते हैं, भावाभिव्यक्ति। अब आप देखिए, मैं आपको एक-एक चीज़ उठा के बात करता हूँ कि बर्फी जी। में 2012 में अरिजीत सिंह आए। क्या बर्फी हम्म। के सारे गाने गाए? उसके बाद आशिकी 2, तुम ही हो गाना, अब आज भी उसे सुनते हैं तो ये नहीं लगता है फ़िल्म का प्लेबैक गाना है क्या? दूसरा एक और है, 2003-4 के बाद में इन्होंने हीरो के गाने फ़िल्माने की जो एक परंपरा है, वो बदल दी निर्देशकों ने। लिप्स मूवमेंट सही। से तो बहुत कम पूरा गाना पिछले 22-23 सालों से बमुश्किल 10 गाने ऐसे मिलेंगे जिसमें हीरो लिप्स मूवमेंट से पूरा गाना गा रहा है या हीरोइन गा रही है, ठीक है? ज़्यादातर तो बैकग्राउंड में चलाते हैं, तो उसमें प्लेबैक सिंगिंग का भाव ही नहीं चाहिए भाई, क्या सीन चल रहा है? और थोड़ा बहुत किसी ने होंठ हिला लिए, 2 लाइनें, तो बाकी गाना बैकग्राउंड में। उसके बाद ये जवानी दीवानी में आप अगर बात करेंगे तो वहाँ 3 गाने ज़रूर मिले थे, ठीक है? अब आप ये सोचिए, गाने को तो इना मीना डी का किशोर दा ने वहाँ उस समय गा दिया था, लेकिन ये दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड आज किसको याद है गाना अरिजीत सिंह का? अरिजीत सिंह की आवाज़ याद नहीं, जी। भई गाना सुनकर ये कह ही नहीं सकते कि ये सिंगर कौन है, ये पहचान करना। अब आप देखिए, यहाँ पर एक सिंगर का मैं नाम लेना चाहूँगा, जिस सिंगर को प्रभु ने जल्दी बुला लिया, उनकी अपनी वर्सेटाइल आवाज़ थी, केके। बिल्कुल। केके के। साहब के यहाँ आवारापन, बंजारापन, और केके साहब को जो मैं बहुत सम्मान करता हूँ उस आदमी का बतौर गायक। देखिए, उस आदमी ने एक गैर फ़िल्मी गाना गाया था, चना बे घर जावे। मैंने पहली बार जी। उस आदमी पर तब गौर किया, फिर आगे-पीछे सब सुने। उस आदमी की आवाज़ में प्लेबैक सिंगिंग वाला दम था उस बंदे में। लेकिन आप बताइए कि क्या कोई ऐसी फ़िल्म आई जब केके को पूरी फ़िल्म के हीरो के गाने गाने को मिले? है ना? आप रोड 2002 में केके की वहाँ से बात कीजिए, तो रोड में कितने मिले, जब वी वेट में कितने मिले, रंग दे बसंती में कितने गाने मिले, फैशन में अनजान अनजानी, दिल तो बच्चा है जी में आ जाइए, प्यार का पंचनामा, बर्फी, राजनीति। अब आप राजनीति फ़िल्म इतनी अच्छी गई थी, अब याद कीजिए केके ने कौन-सा गाना गाया था? नहीं नहीं याद आ आएगा। आपको याद आएगा तो जिस्म का गाना याद आएगा, आपको याद आएगा तो एक आध और जो महेश भट्ट ने कहीं गवाया है, वो याद आएगा, ज़िंदगी मिलेगी ना, पैडमैन में, रॉकस्टार में। रॉकस्टार का सारा गाना तो उसी में आ गया, साड़ा हक एथे रख, मतलब इस तरीके से। और एक ये जो समस्या क्या है, केके को गाने ज़्यादा नहीं मिले, और अरिजीत सिंह के देखिए, बात ये नहीं कि पुरस्कार 5 साल लगातार लिए फ़िल्म फेयर के, अरिजीत सिंह बिल्कुल। ने श्रेष्ठ पार्श्व गायन के। तो मैं तो पार्श्व गायन होने पर ही प्रश्न चिन्ह लगा रहा हूँ भाई। वो श्रेष्ठ ठहरना, पुरस्कार, वो तो बाद की बात है। देखिए, हमेशा ध्यान रखिए आदरणीय मित्रों, रवि जी आप तो खैर बहुत पार किए आदमी, इन बातों के विशेषज्ञ जानते हैं। मैं मित्रों से कहना चाहता हूँ, सलील चौधरी ने एक बार एक बात कही थी। सलील चौधरी और ये लोग एक पूरा ग्रुप था 60 के दशक से शुरू में, कि जब एक कॉम्पिटिशन हुआ था, प्रतियोगिता, पार्श्व गायक नए खोजे हैं, महेंद्र कपूर उसी में आए थे। जी। उसमें नौशाद भी थे, सी रामचंद्र भी थे, सलील चौधरी थे, ये लोग थे, 5-7 लोगों का ग्रुप था। तो उसमें फिर वो महेंद्र कपूर चुने गए, तो फिर नौशाद ने सोनी महिवाल में गवाया, चाँद छुपा और तारे डूबे, रात गज़ब की आई। महेंद्र कपूर का वो गाना अंत में जाके क्या ऊँचा होता, और सी रामचंद्र ने नवरंग में गवाया, आधा है चंद्रमा रात आधी। तब सलील बिल्कुल। चौधरी ने कहा था
कि प्लेबैक सिंगर वो होता है, क्योंकि वो बहुत एक्सपर्ट थे। प्लेबैक सिंगर वो होता है जिसके लिए पूरी फ़िल्म में अलग-अलग भाव के सारे गाने जो गा दे, वो प्लेबैक सिंगर। पूरी फ़िल्म के अलग-अलग भाव के सारे गाने गा दे। अब एक बात सही है। देखिए कि 2012 से बर्फी से शुरुआत करने वाले अरिजीत सिंह 2025-26 के शुरू, यानी वो लगभग 13 साढ़े 13 साल में आकर के टैं बोल बिल्कुल। जाते हैं और कहते हैं, मैं तो पार्श्व गायन छोड़ रहा हूँ। ठीक है, वो राजनीति में जाएँ, चुनाव लड़ें, लेकिन मात्र वो कारण नहीं हो सकता। यहाँ कहीं न कहीं ये भी है कि उस बंदे को गाने नहीं मिले। अच्छा, मैं दोष नहीं देता निर्देशकों को, संगीत निर्देशकों को, किस लिए दे गाने? उस अगर एक हीरो के 6 गाने आप अरिजीत सिंह से गवाएँगे ना, तो 6 के 6 वो एक ही टोन में गाएँगे। 6 के सही 6 है। एक और बात है, हाँ, बिल्कुल। देखिए हाँ, संगीतकारों को भी इतना दोष नहीं देना चाहिए। सही कारण है। क्या है? आप ये देखिए कि अगर ये कहें मैनू प्यार ना मिले ते मर जावा किक वाला गाना है, अगर उसका मेल वर्ज़न गवाना है, आप ये देखिए कि वो हाँ, तो ठीक है, इसका सुल्तान फ़िल्म का गाना था, जगत घूमिया, ये जो जग अरिजीत घूम। सिंह वाले थे वो उससे पाकिस्तानी उससे गवाया, ठीक है? वो एक हुँ, अलग बात है, राहत से गवाया। लेकिन आप कल्पना हुँ, करके देखिए, तो राहत में कौन-सी वैरायटी थी। अब अरिजीत सिंह की बात करें, जो मैं इसलिए बार-बार कह रहा हूँ क्योंकि मुझे तो ये सोचकर अचंभा होता है कि मीडिया में, लोगों में ये कहा जाता है कि अरिजीत सिंह पिछले 10-12 सालों के बेस्ट प्लेबैक सिंगर। मेरे लिए तो घोर आश्चर्य का विषय है भाई कि बेस्ट। अरे भाई, अगर अगर कोई संगीतकार, देखिए पहली बात, संगीतकार सोचते हैं ये गाना अलग सिचुएशन का है, तो इस सिचुएशन में फलाँ गायक को लेंगे, क्योंकि उसमें ये वाली बात है। कोई एक सिंगर ऐसा है ही नहीं कि भाई जिसके सारे के सारे जो है ना, वो पूरा वेरिएशन हर गानों का, हर सिचुएशन का गाना वो गा सकते हैं। आप इस बात को देखिए, शान, अब शान को वांटेड में क्या गाना मिला, और हेलीकॉप्टर ईला जैसी फ़िल्में, आप तो फ़िल्म समीक्षक है, हाँ, रेगुलर फ़िल्में बिल्कुल। देखते हैं। हमारे जैसा आदमी या आम दर्शक है, उसको हेलीकॉप्टर ईला फ़िल्म सोचनी पड़ेगी। ईला नहीं, ईला नहीं कौन, गाते। सीक्रेट का सुपरस्टार में शान ने क्या काजोल एक गाना गा दिया, जी। मुन्ना हुँ, माइकल में क्या गा दिया, और दिल चाहता है। मतलब 2012 के बाद तो 17 के बाद तो गाना ही नहीं मिला शान को। कोई ढंग का गाना ही नहीं मिला, शायद मिला ही नहीं। अब सुखविंदर सिंह की बात करें, सुखविंदर सिंह रेगुलर प्लेबैक सिंगर है ही नहीं भाई। सबसे पहली बात तो ये गलतफ़हमी हमें दूर, सुखविंदर सिंह जो है वो, आवाज़ आपकी। सुखविंदर सिंह जो है ना, वे आइटम जी, सॉन्ग सिंगर है, वे रेगुलर प्लेबैक सिंगर। देखिए 3 बातें, जिन लोगों को याद है नहीं है, सैलाब फ़िल्म में उनसे गवाया गवा गाना था, जी। ठीक है? सैलाब हमको है वो जो माधुरी माधुरी दीक्षित वाली फ़िल्म थी माधुरी ना, दीक्षित, जी, माधुरी बिल्कुल। दीक्षित वाली, तो सैलाब फ़िल्म में गाना सुखविंदर सिंह का आया था। उसके बाद सुखविंदर सिंह को नोटिस किया गया था इलू इलू में, ठीक है? इलू इलू नहीं, इलू इलू मन्नर थे, लेकिन उसमें उसमें वो बीच में आते हैं सुखविंदर सिंह, एक आलाप लेते हैं, ठीक है? उसके बाद में ये कुछ एक गाने छैया छैया आ गई और ये ताल वाल आ गया, जो भी है। लेकिन ताल को अगर हम देखें तो ताल में भी एक अंडरटोन मूड का गवाने के लिए हरिहरन को लाए, मेरे पास बिल्कुल, है हाँ। तो मेरे साथ है, लाए ना, सुखविंदर वैसे नहीं गा। अब उसका कारण क्या है? सुखविंदर सिंह का गला जो है वो रफ गला है, उस गले में भावों का वेरिएशन नहीं है। जैसे जॉनी लीवर मिमिक्री कर कर के, सुदेश भोसले मिमिक्री कर कर के अपनी आवाज़ खराब कर चुके हैं, तो इनमें वेरिएशन नहीं रहा। तो सुखविंदर सिंह रेगुलर है नहीं, तो सुखविंदर सिंह को फ़िल्में तो मिलती हैं, वो आज भी मिल जाती है। एक और है समस्या, देखिए ये संगीतकार की मैं समस्या समझता हूँ, सुखविंदर सिंह के यहाँ वो गाते तो उच्चारण साफ नहीं आता। शब्द साफ आपको सुनाई नहीं देगा कि क्या उच्चारण कर रहे हैं। चाहे वो धम धम जी, धड़ैया हो, चाहे वो सिंगम हो, कुछ भी हो। तो सुखविंदर सिंह के साथ में क्या हुआ कि ये एक समस्या आके खड़ी हो गई। अब आप देखिए, वैसे मिलने को तो आदिपुरुष में 23 में मिला है, कागज में 24 में मिला है, अभी रेड 2 में 26 में सुखविंदर से गाना गवाया है, ये 25 में ही गवाया है रेड 2 में। तो लेकिन आपको कहाँ याद आ रहा है वो गाना? याद आ रहा है सही गाना बात है। कौन-सा? नहीं है, और नहीं है। देखिए प्लेबैक सिंगर वो नहीं है कि जिसका आपको एक-एक गाना चुनना पड़े या देखना, छाँटना पड़े यार, इसके लिए। जी, हालाँकि अब यहाँ मित्रों के मन में एक बात उठ सकती है, महेंद्र कपूर को मिलते थे। अरे तो हाँ, महेंद्र कपूर
उनको रेगुलर पूरी की पूरी फिल्मों के गाने भी मिलते थे और उन्हें एक्सपर्ट प्लेबैक सिंगर के नाते बुलाया जाता था। अब उसके बाद में अगर आप बात करेंगे सोनू निगम की, तो मुझे एक चीज़ बताइए कि कल हो ना हो, ठीक है? ये 2003 में आई, वीर ज़ारा आई 2004 में। वीर ज़ारा के बाद में वीर ज़ारा में भी सोनू निगम का ढंग का गाना एक ही था। ठीक। उसमें भी आपके ये ले गए थे बाजी मार के, जो पंजाबी सिंगर है ना, जिन्होंने दिल ढूँढता है फिर वो गाया था तेरे लिए हम जिए, हर आँसू है पिए, तो वो बाजी वो मार ले गए। तो आप ये ओके। देखिए कि कल हो ना हो के बाद में वीर ज़ारा मान लीजिए और पिछले 22 साल में गाना कौन-सा ढंग का मिला है सोनू और ढंग का क्या है, गाए भी हैं भाई। अब देखिए अग्निपथ में कौन-सा गाना था? अग्निपथ ऋतिक रोशन वाली में सोनू निगम का याद करना पड़ेगा, है ना? तो उसके बाद में ब्रदर्स में क्या था? वज़ीर में कौन-सा था? और पीके में एक गाना गा दिया तो उसका कारण क्या है? वो गा दिया वो पीके का तो कोई गाना चला ही नहीं भाई। पीके बिल्कुल। गानों के कारण कहाँ चली? और आप देखिए अब ये जल फ़िल्म में संगीत भी दे दिया सोनू निगम ने। ये सिंह साब दा ग्रेट कितने बड़े बजट की फ़िल्म थी। बिल्कुल। आपको उसका कोई गाना याद है? उसमें सोनू निगम ने संगीत भी दिया था, संगीतकार भी थे। क्या किया जाए? तो अब आप देख लीजिए कि 2003 कल हो ना हो 2004 वीर ज़ारा के बाद में सोनू निगम कहाँ हैं? और अब ये जो बॉर्डर 2 में आए हैं, तो ये तो वो जुगाली है, पूरा। 1997 की बॉर्डर की जुगाली है। सही है। जुगाली शब्द का जिन जो हमारे दर्शक अर्थ समझते हैं, नहीं समझते हैं, बता दूँ कि भैंस जब खा लेती है ना, तो उसको अपने यहाँ अटका लेती है, थोड़ी देर बाद जब उसे फिर स्वाद लेना तो उसी को फिर से खाने लगती है वो। ये जुगाली है और फिर क्या है, सोनू निगम जो है अपनी सीमाओं में, अपनी सीमित प्रतिभा के बाद भी फिर भी एक मैं कहता हूँ ना आखिरी पहचान प्राप्त बिल्कुल। गायक है। आप हिमेश रेशमिया को प्लेबैक सिंगर मानते हैं क्या? एक अलग तरह की आवाज है, बस वो एक वो तो फिर तो बादशाह और हनी सिंह भी प्लेबैक सिंगर हैं। अलग। हाँ, बिल्कुल। फिर तो हालत ये हो जाती है कि वो साबरी थे, कौन थे वो? वो जो उसमें आए थे, एक वो रियलिटी शो म्यूजिक का था, 2 शाबरी बंधु थे ना, तोर फरीद तोश साबरी जी। नहीं, हाँ। नहीं, अरे नहीं। ये 2 भाई-भाई थे जिसको बाद में कोई लड़ाई-वड़ाई मुंबई में बहुत बुरी तरह मारा गया था। शारिब शारिब और तोशी क्या है, इस तरीके के 2 राजस्थान के भाई थे। महेश भट्ट की एक ठीक। फ़िल्म में संगीत भी दे दिया। कैसे कि ये गाने की धुन बना ली, संगीत हो गया। ये डब्बू मलिक के दोनों बेटे, अमाल मलिक और अरमान मलिक, अमान। सब म्यूज़िक डायरेक्टर बन के बैठ गए और ये पता नहीं किस-किस का अब आप मुझे ये बताइए, अब मैं उन पे तो बाद में आऊँगा। मुझे ये बताइए हिमेश रेशमिया ने गा दिया। गाने को तो बहुत कम सचिन दा भी गाते थे, अपनी फ़िल्मों के अलावा कहाँ गाते थे? अपने बेटे की फ़िल्म बिल्कुल। में गाया, ठीक है? सुनो मेरे बंधु रे, सुनो मेरे मितवा, डोली में बिल्कुल। बिठाई के कहार, ठीक है? लेकिन उन्हें प्लेबैक सिंगर रेगुलर नहीं माना जाता, पहले तो ये ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल। ठीक है, हाँ। उन्होंने गाए, गाने सारे चले, प्लेबैक सिंगर हेमंत दा थे, क्योंकि हेमंत दा को दूसरे संगीतकार भी गवाते, सलील दा ने सचिन दा ने बहुत गवाया था। तो हिमेश रेशमिया को मैं प्लेबैक सिंगर नहीं मानता। वे नहीं है, ठीक है? एक और अब आप देखिए शंकर महादेवन, तो शंकर महादेवन को 2-4 मौके छोड़ दें, तो उसके अलावा उनके खुद के बैनर के अलावा किसने गवाया? अच्छा, वो रेगुलर प्लेबैक सिंगर आपने कोई ऐसी फ़िल्म देखी है कि जिसमें नहीं। हीरो के सारे गाने शंकर महादेवन ने गाए हों? नहीं ना। शंकर ओकेजनल एहसान है। लॉय के अलावा बहुत कम इक्का-दुक्का, बहुत कम। लेकिन फ़िल्म के हीरो के सारे गाने नहीं है, तो रेगुलर पार्श्व गायक ये भी नहीं है। अब आप जावेद अली की बात करें, तो कहने को तो जावेद अली साहब जो है वो नकाब फ़िल्म में 2007 में ही आ गए थे। हम्म। गज़नी के अलावा जावेद अली के खाते में बताइए, रियलिटी शो मारिए, गोली। पार्श्व गायक के रूप में गज़नी फ़िल्म के अलावा किस्मत से तू मिल गई, क्या? वो आए ना यकीन करके एक गाना था, है ना? वो उसमें कितना आमिर खान लिप्स मूवमेंट देते हैं और कितना बैकग्राउंड में चलता है, वो जाने दीजिए। अब कहने को तो पुष्पा में गाया, रईस में गाया, रांझना में गाया, बजरंगी भाईजान में गाया, लेकिन ट्यूबलाइट, दबंग 3, जनहित में जारी, लेकिन वो गाना बताइए ना जिसमें इनकी आवाज़ की पहचान हो कि ये जावेद अली का गाना है और जावेद अली की वो फ़िल्म बताइए जिसमें उन्होंने हीरो के गाने गाए हैं, नहीं है भाई। मनहर के साथ ऐसा रहा है कि मनहर हीरो के सारे गाने गाते थे। अपनी एक सीमित
वैरायटी के बाद भी हीरो के सारे गाने, और एलपी जैसा आदमी, एलपी जैसी जोड़ी गवाती थी उनसे, मामूली बात नहीं है। अब इसको यूं समझिए कि जुबिन नौटियाल, क्या आप मानते हैं प्लेबैक सिंगर है? नहीं है। ये वो एल्बम वाली आवाजें हैं जो आप कह रहे ये हैं। सारी आवाजें, के को छोड़ दें, के दुर्भाग्य से दुनिया में नहीं, और थे तो उन्हें गाने इतने नहीं मिलते थे। ये सारी आवाजें, यही तो मैं कह रहा हूँ, ये एल्बम, प्राइवेट एल्बम वाली आवाजें हैं, ये प्लेबैक सिंगिंग वाली नहीं है। और इन सब में अरिजीत सिंह भी शामिल है, कोई इनकी अलग से पहचान नहीं है। उदाहरण के लिए शहजोर अली या शहजाद अली करके अभी आया है ना धुरंधर में, जी अ, मेरे हौसले अय्याश है, ना तो कारवां की तलाश, वहीं से उठता है गाना। बिल्कुल। रणवीर सिंह की एंट्री पर, वहाँ जी अफगानिस्तान में बस बस आती है रो। अब आप बताइए, आप ये आवाज सुनकर पहचान पाते हैं कि इस आदमी का गाना है? और फिर इस फिल्म में चलिए धुरंधर उठाइए, कितने गाने हैं और कितनी बार रिपीट किया उन्होंने एक ही सिंगर को? नहीं है। अब होता क्या है, आप विशाल मिश्रा की बात कीजिए, आने को तो ये बंदा देवी में 2016 में आ गया था, मुन्ना माइकल हाँ, जैसा बड़ा बैनर है, कबीर सिंह जैसी है बात है, लेकिन लेकिन पहचान कहाँ है? क्योंकि आवाज वो नहीं है प्लेबैक सिंगर वाली। प्लेबैक सिंगर वो होता है जिसकी आवाज सुनकर पहचाना जा सके कि ये फला आदमी की आवाज है। इसीलिए जो हीरो है पर्दे पर दिखता है ना, देखिए मैं आपको एक निवेदन करूं, प्लेबैक सिंगिंग का कॉन्सेप्ट जब परवान चढ़ने लगा था, उस वक्त की बात है। उस वक्त सेठ चंदूलाल शाह अपने स्टूडियो में, रणजीत मूवी टोन और रूप तारा उनके 2 स्टूडियो हुआ करते थे। तो रणजीत मूवी टोन के ऑफिस में वो अक्सर बैठते थे, और फुटपाथ फिल्म खय्याम को उन्होंने दी थी कि आओ भैया ये फिल्म, इसमें म्यूजिक दो। तो फुटपाथ फिल्म में सरदार अली, सरदार जाफरी और मजरू ने गीत लिखे थे, तो दिलीप कुमार, मीना कुमारी उसमें थे। तो वो अपने ऑफिस में बैठे थे और खय्याम साहब से बात कर रहे थे। तो उन्होंने कहा, खय्याम किसको गवा रहे हो? क्योंकि रफ़ी साहब ने दिलीप कुमार के लिए तब बहुत गाया था। लेकिन मेला फ़िल्म में मुकेश जी ने दिलीप कुमार के लिए गाया था। और आप कमाल देखिए, अंदाज़ फ़िल्म में दिलीप कुमार के लिए मुकेश जी ने गाया और राज कपूर के लिए रफ़ी साहब ने गाया। तो जेठ चंदूलाल शाह ने खय्याम, खय्याम बिल्कुल लड़के थे, युवा। बोले किसको गवा रहे हो? तो शर्मा जी वर्मा जी नाम से म्यूज़िक देते हैं ना, उन्होंने शर्मा जी नाम था। शर्मा जी किसको गवा रहे हो आवाज़? तो बोले साहब तलत की लूँगा आवाज़। बोले तलत को क्या लोगे? अरे यार यूसुफ खान है, यूसुफ खान के रफ़ी को ले लो मुकेश। बोले नहीं, इस फ़िल्म के गानों की टोन अलग है। मैं फुटपाथ फ़िल्म की बात कर रहा हूँ, शामे गम की कसम, आज गम की है अरे वो गाना। कमाल तो का गाना है। तो पूरी फ़िल्म में उन्होंने, हालाँकि पूरे एल्बम में गाना सबसे सुपरहिट ये हुआ, उसने खय्याम का करियर बना दिया। चंदूलाल शाह ने गाड़ी भेंट की, ड्राइवर, पेट्रोल समेत हर महीने। रेगुलर। खैर, तो लेकिन उन्होंने क्यों चुना? क्योंकि उन्हें पता था इस फ़िल्म में जितने गानों की जो टोन है, जो साउंड है, वो साउंड कौन निभा सकता है? हर तरह की वैरायटी, तो सीमित वैरायटी के बाद भी तलत महमूद निभा गए। ये चयन आज का संगीतकार कहाँ से करेगा भाई? पहली बात तो निर्माता कोई एक संगीतकार को फ़िल्म का संगीत ही नहीं देता। आज का मतलब मैं 2023 2003-4 से जी ही बात कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल जब बिल्कुल। आजकल कह रहा हूँ, या आपने जो आजकल कहा है ना कि आज का म्यूजिक, तो मैं दर्शकों से निवेदन कर दूं कि मेरा और रवि जी का आज का म्यूजिक का तात्पर्य 2003-4 के बाद वाला 25-26 का म्यूजिक है। एक बात कह देता हूँ यहाँ पे बस, जो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आज के म्यूजिक की बात, जो ये नई सदी 21वीं, इसके 21वीं सदी का चौथाई हिस्सा पूरा हो गया है। हम बिल्कुल 2026 में बैठे हैं, जी। सदी का चौथाई हिस्सा, और आप जीरो पे खड़े हैं ऑलमोस्ट। तो इसलिए ये बात करना पड़ रही है कि भाई कहाँ है, गायब ही है सारा कुछ। तो एक सदी का पहला हिस्सा, एक चौथाई हिस्सा निकल जाता है, और आपके पास म्यूजिक के नाम पे कुछ भी नहीं है, अगर आप एक बड़े फलक पे देखें तो। बिल्कुल। जी प्लीज। अब आप इस बात को यूं देखिए, इस हिंदी सिनेमा में इतना बुरा दौर म्यूजिक का कभी नहीं आया। मैं मित्रों से निवेदन करूं कि 70 का उत्तरार्ध और 80 का दशक बदनाम था हिंसात्मक फिल्मों के लिए। पाप को जलाकर राख कर दूंगा, और बदला, और नफरत की आंधी, आग, शोले। और शोले वो नहीं, मतलब ये हाँ थी उसकी, नहीं शोले नहीं थी, उस फिल्म का नाम क्या था? विस्फोट, बारूद, लोहा, ये फिल्मों के नाम होते थे। ये फिल्मों हाँ के नाम होते थे। जी जी तो आप फांसी, फांसी के बाद ये सब जो है ना? युद्ध,
जल्लाद। तमाचा, जल्लाद है, जी, जल्लाद का बेटा, मतलब ये बिल्कुल। कसम पैदा करने वाले की, ये सब फिल्मों के नाम। लेकिन उस दशक में भी कल्याण जी आनंद जी, राजेश रोशन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आर डी बर्मन भी ठीक ठाक उस समय चल रहे थे। इन लोगों ने बप्पी लाहिड़ी, अरे साहब क्या कमाल का म्यूजिक। और बिल्कुल, बिल्कुल। उसमें भी प्लेबैक सिंगिंग में किशोर दा आधे 80 के दशक में जा चुके थे। उसके बाद में उनके रहते रहते मुन्ना अजीज, शब्बीर कुमार मुन्ना अजीज साहब, 10 में से 7 गाने मुन्ना अजीज के होते थे। अभी मैं सही है। महिलाओं की तरफ नहीं है, मैं पुरुष गायकों की बात कर रहा हूँ। 10 में जी, से जी। 7, और इतनी वैरायटी। आज भी आप अगर आवाज़ सुनते तो आप कहेंगे मुन्ना अजीज, मोहम्मद अजीज की आवाज़ है। तो क्या गज़ब वैरायटी होती थी। मुन्ना अजीज अगर उस समय राजेश खन्ना के लिए गा रहे हैं, दुनिया में कितना गम है, तो वे गोविंदा के लिए भी गा रहे हैं, मैं से मीना से न साकी से। अब ये देखिए राजेश खन्ना और बिल्कुल, गोविंदा, एक एक कहाँ, एक वहाँ लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और दूसरे यहाँ पर कौन? राजेश रोशन। तो आवाज़ सुनकर तो वो जो वैरायटी है। अब मोहित चौहान की बात करें, मोहित चौहान फिर वही बात है, प्राइवेट एल्बम वाली आवाज़। देखिए, अभी जो मित्र है ना, जिन मित्रों की मैं यहाँ कमेंट नहीं पढ़ पा रहा हूँ, पढ़ भी नहीं पाऊँगा क्योंकि जी, मेरा ध्यान जी। इधर है, मेरी एकाग्रता भंग होगी। लेकिन जो हाँ, मित्र ये सोच रहे हैं ना, हमारे दर्शक अभी या जो बाद में ये कार्यक्रम देखते सोचेंगे कि यार ये लोग सिंगर नहीं है, हैं? कुमार गणेश इन लोगों को सिंगर नहीं मानते, तो फिर किसको? तो मुझे इन लोगों से, मुझे ऐसे मित्रों से कोई नाराज़गी नहीं है, क्योंकि इन्हें ये बात कहने वाले या समझने वाले मित्र जो आज हैं, ये इस सदी में ही या तो इन्होंने म्यूज़िक की समझ पकड़ी है या इस सदी में बड़े हुए हैं, तो इन्होंने वो संगीत का मिठास देखा ही नहीं है ना, तो इनका सही है। दोष है ही नहीं। अरे भाई, जिस जिस पूरी पीढ़ी ने इस पिछले 25 साल में जो समझ पकड़ी है, उस पीढ़ी ने वो म्यूज़िक का मिठास ही नहीं सुना, वो आवाज़ें ही नहीं सुनी जो प्लेबैक सिंगिंग वाली होती है। तो इन लोगों को पता ही नहीं है कि प्लेबैक सिंगिंग की आवाज़ें होती कैसी हैं? होती कैसी हैं? किस आवाज़ को प्लेबैक सिंगिंग की आवाज़ कहते हैं? इन्हें पता ही नहीं है, क्योंकि इनके सामने वो चीज़ ही कभी नहीं आई। तो वो हमें, हमारा दायित्व, आपका मेरा दायित्व कि हम इनके सामने रखें कि भैया प्लेबैक सिंगिंग की आवाज़ें वो होती हैं, ये मानक मापदंड है। इसके हिसाब से कसेंगे तो इसलिए 22-23 सालों में ये जो आवाज़ें हैं, ये बिल्कुल ही अपात्र सिद्ध होती हैं, पात्र ही नहीं है। अब इस बात को यूँ समझिए कि जैसे इनकी बात मैं कर चुका, अब मैं पहले एक बार गायिकाओं पर आ जाता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं जी, गायकों में बात कर लेता हूँ कुमार सानू की। क्योंकि कुमार सानू और उदित नारायण के करियर का जो पतन हुआ वो इसी दरमियान हुआ है। अब आप देखिए कि 2003 में अंदाज़ और कयामत कुमार सानू की आती है, लेकिन फिर हुँ, जो 2004 में प्रेम, और प्रेम में कितने गाने कुमार सानू के? नहीं है। तो उसके बाद में आप देखें तो 2003 के बाद पिछले 22 साल हो गए, कुमार सानू को गाना ढंग का कहाँ मिला। एकदम लगा के आइशा में एक गाना, वो भी फ़िल्म की कहानी में डिमांड है। कहानी में वो डिमांड कुमार है। हाँ, सानू के गानों का फ़ैन है तुमसे बिल्कुल। मिले ऐसा प्यार हो गया करके, बस वो एक गाना, और वो भी, और एक राउडी राठौड़ में आया था छमक छल्लो। मैं बहुत धन्यवाद दूँगा साजिद वाजिद को इस बात के लिए कि उन्होंने कुमार सानू का कमबैक करवाने की कोशिश की। लेकिन इसकी बजाय अगर वो डिंका चिका वाला गाना, डिंका चिका नहीं, चिंताता चिंता चिता, वो अगर जी, गाना गवाते कुमार सानू से तो शायद वो वापसी कर लेते। लेकिन ये छम्मक छल्लो गाना इतना ढंग का बन नहीं पाया, और उसके अलावा साजिद वाजिद क्या किसी ने भी कुमार सानू को लिया ही नहीं। अब बाकी अगर आप कहें रईस में कुमार सानू ने गाना गा लिया, तो बताइए ज़रा कौन-सा गाना था? यानी कुमार सानू जो है उसके बाद में गाना तो उन्होंने, ये सोनू के सीटू टीटू की स्वीटी, पता नहीं क्या-क्या, ये प्रेम रतन धन पायो, लेकिन कुमार सानू का जी, वैसा उपयोग हुआ क्या जो अंदाज में लास्ट 2003 में हुआ? हीरो के सारे गाने कुमार सानू गाएँगे, ऐसा उपयोग हुआ क्या? नहीं हुआ ना। तो कुमार सानू का मामला 2003 के बाद क्या हुआ? खत्म हो गया। अब ये क्या होते हैं, अब वो अपने प्राइवेट एल्बम ला रहे हैं, बंगाली फ़िल्में कर रहे हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो बात कर रहा हूँ हिंदी सिने संगीत। उदित नारायण को बिल्कुल। बात कीजिए, वीर ज़ारा स्वदेश, उसके बाद क्या है? वो 2004 में आके चली गई। उसके बाद में आप अगर ओम शांति ओम में देखते हैं तो उदित नारायण वैसे कहाँ उदित नारायण, यूँ तो उसमें अभिजीत भट्टाचार्य का भी एक गाना है, दिन ताना दिन ता दिन ता, है ना? वो गाना है ही है। नहीं, तुम ताना जो बिल्कुल। श्रेया घोषाल के साथ में गाया है ना? असल में तो वो गाना एलपी ने कंपोज़ किया हुआ है, वो गाना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।
लेकिन ये ठीक है, वो एक अलग लफड़ा है कि क्या नाम नहीं दिया। तो उदित नारायण को उसके बाद आप स्टूडेंट ईयर है, कागज वगैरह, लेकिन आप देखिए ना कि 2007 में तारे ज़मीन पर 12 में स्टूडेंट ऑफ द ईयर, तो फिर सीधे 21 में कागज क्यों आते हैं? और फिर कहाँ है? और बॉर्डर उसकी अगर बात करें कौन-सी फ़िल्म थी वो? गदर, गदर 2 की बात करें, तो गदर 2 में तो फिर वही बात है, मजबूरी थी कुमार शानू के गानों को रीमिक्स करने की, जैसे अभी बॉर्डर 2 में। उसको आप बिल्कुल। नहीं कहें। मिठुन जो हैं वो इसमें गदर 2 में और बॉर्डर 2 में वो वैसे ही रिक्रिएशन के नाम पर जो एक छलावा किया जाता है, अपनी नाकामियों को ढकने के लिए। अब आप देखिए यहाँ पर जो है उसके बाद अभिजीत की भी बात कर लेते हैं, अभिजीत दादा की मैं हूं ना में 2004 टाइटल ठीक। सॉन्ग जो दो 2 बार आता है वो, एक बार इधर आता है और एक बार उधर सोनू निगम की आवाज में आता है। उसके बाद में 2006 में गैंगस्टर और हमको दीवाना कर गए 2006 7 साल बाद बेशर्म में 2013 और कहाँ है? नहीं ना। और उस समय भी देखिए एक एक भी ऐसी फ़िल्म नहीं है, दिल लगी। आप वैसे तो बागी में चले जाइए, जो उनका पहला गाना है, बागी जी। फ़िल्म में, है ना? तो आओ मैं सिखा दूँ तुम्हें एबीसी, ठीक है? लेकिन आप फिर भी उस उनको सारी फ़िल्में कभी नहीं मिली। ज़रा-सा सही झुमरू बात। में कितना सुपरहिट गाना है डीडीएलजे में, लेकिन एक ही गाना मिला। फिर भी अभिजीत दा जो है वे माने जाते हैं प्लेबैक सिंगर क्योंकि वो वैरायटी वाली वैसी आवाज़ है। मगर कहाँ है ये जो बेशर्म 2013 के बाद 13 साल हो रहे हैं, नहीं ना। हुँ। तो ये जो कुमार सानू, उदित नारायण और अभिजीत जो हैं, सोनू निगम इनका तो वहाँ एपिसोड खत्म हो गया। अब आप आइए हम बात करते हैं तो गायिकाओं में। अब गायिकाओं में अगर बात करेंगे तो देखिए मैं मानता हूँ और बिल्कुल ठोस आधार पर मानता हूँ कि श्रेया घोषाल के बाद में कोई भी आधिकारिक पहचान प्राप्त गायिका, पार्श्व गायिका हिंदी सिनेमा में नहीं है। अब मित्र ये कह सकते हैं श्रेया घोषाल गई कहाँ है? तो गए तो उदित नारायण, कुमार सानू और अभिजीत दा कहाँ गए हैं? सोनू निगम सब है। कहाँ गए? हैं अभी हैं, लेकिन इनसे सारे गाने कौन गवाता है? देखिए प्लेबैक सिंगर वही है, सोनू निगम। ठीक है भई, बंदे की अपनी आवाज़ की एक रेंज है, आप हर आदमी से रफ़ी किशोर होने की उम्मीद मत कीजिए। वो तो पता नहीं कितनी शताब्दियों और सहस्राब्दियों में होते हैं वैसे, लेकिन सोनू निगम की अपनी मर्यादा में प्यारी वो 1997 वाली परदेस भूल गए क्या? ये दिल दीवाना, दीवाना हाँ, ये दिल। अब बिल्कुल। छोड़िए दिलीप सेन, समीर सेन का अनुराधा पौडवाल के साथ में एक गाना था, उस गाने को देखिए अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते, तो कदमों में तेरे हाँ, सितारे बिछाता। साहब क्या लाजवाब! लेकिन उपयोग लेने वाला चाहिए, नहीं है। अब देखिए श्रेया घोषाल क्या है, पिछले कुछ वर्षों से दक्षिण भारतीय गाने गाती हैं। यहाँ हिंदी ठीक। फ़िल्मों में उनको गाने ही नहीं उनका उपयोग ही नहीं होता। अब आप ये देखिए एक फ़िल्म आई थी ना जिसमें आर.डी. बर्मन का कॉपी किया था, फायर ब्रिगेड मंगवा दे तू, खिलाड़ी 786 थी क्या वो फ़िल्म? हाँ, हाँ। जी, जी, जी। समय का संगीत था। तो श्रेया घोषाल को आप देखिए कि जिसने देवदास फ़िल्म से एंट्री की है, इतने बड़े बैनर की और सुपर डुपर हिट म्यूज़िक वाली 2002। अब आप सोचिए कि 2005 में परिणीता के बाद में उनके खाते में कितने गाने आए जिनको आप उल्लेख के साथ याद करना चाहेंगे। फ़िल्म का सारा एल्बम नहीं है, हुँ। 1-1 2-2 गाने कहीं गवाए हैं। 1-1 2-2 और वो भी क्या है, आपको कौन-सा गाना याद रहेगा उनका? लगे रहो मुन्ना भाई में श्रेया घोषाल का गाना याद करने में दिक्कत आएगी, फिर भी वो ठीक था। बाजीराव मस्तानी का ये गाना ज़रूर था, जो हुँ। लेकिन वो 2015 की बात है और उसके आगे-पीछे मैं आपको ये मिमी, जलेबी, रॉकी रानी की प्रेम कहानी, नहीं बता बॉडीगार्ड सकते। अब इनमें श्रेया घोषाल की पहचान वाली आवाज़ कहाँ है? एल्बम में एक गाना श्रेया का गवा लिया। अच्छा अब मैं आ जाऊँ सुनिधि चौहान पर, मुझे सुनिधि चौहान कभी प्लेबैक सिंगर लगी ही नहीं। ये तो वो जैसे उषा उत्थुप वगैरह गा देती थी ना आइटम सॉन्ग। बिल्कुल। ये उषा उत्थुप का दूसरा संस्करण समझ लीजिए भले। और एक चीज़ और है आप देखिए कि सुनिधि चौहान को तो कभी भी श्रेया घोषाल ने तो सारे एल्बम गाए और अलका याग्निक और अनुराधा पौडवाल तो ख़ैर पूरे-पूरे एल्बम गाती थी साहब, वो तो बात ही अलग जी। है। सुनिधि चौहान को कोई फ़िल्म में 3-4 गाने भी नहीं मिले रेगुलर, 6-7 गाने 8 गानों में 3-4 5 गाने भी नहीं मिले कि हीरोइन के इतने गाने तो ये गाएँगी, वो नहीं मिले। अब उनका उनका खेल क्या है? आप देखिए उनके खाते में बंटी बबली में थोड़ा बहुत था, धूम 2 में भी ठीक-ठाक था और उसके बाद इनके खाते में खूब सारी फ़िल्में हैं, लेकिन एक भी ऐसा गाना नहीं है और जिस किसी ने गवाया है, वो सिर्फ़
इनको इसीलिए लाके गवाया कि मैंने कहा ना उषा उत्थुप वाली आवाज वो मानकर गवाया। उसका एक सबसे बड़ा कारण है और वो कारण कहाँ छिपा है? मैं आप और मित्रों को ले जाना चाहूँगा कि जब बॉबी बन रही थी और बॉबी में एक गाना बाद में लता जी ने गाया था, आँखियों को रहने दे आँखियों के आस-पास। वो गाना पंजाबी गाना आँखियाँ नु रहण दे आँखियाँ ने खोल-खोल, आँखियाँ दे खोल-खोल ऐसे करके। वो गाना जो है एक आम सोच बनी थी एलपी की ये हम गवाएँगे रेशमा से, जो बाद में वो रेशमा को लाए सुभाष घई की जी हीरो में, जी। रेशमा से गवाएँगे। तो एलपी के बिल्कुल दिमाग में जम गई रेशमा से गवाएँगे और जब वो बात हुई तो राज कपूर साहब ने रेशमा की आवाज़ सुनकर कहा कि वो एलपी को गरज करके लाए थे ना बॉबी के लिए, हाथ जोड़कर लाए थे। तो दादागिरी से नहीं उन्होंने प्रेम से कहा कि नहीं ये नहीं बैठेगी। इसमें गाने में जो एक तरह की वैरायटी है सोच की वो लता बाई ही गा सक वो लता बाई क्या लता बाई गा सके और लता दीदी ने वो अमर कर दिया गाना। ये नहीं कि रेशमा गाती तो कैसा होता, बात वो नहीं है, वो एक बिल्कुल। अलग आवाज़ है, दैवी आवाज़ है वो। लेकिन लता जी ने उसकी उसमें वेरिएशन जो सोच के तो अब इसमें देखिए नेहा कक्कड़, अब ये प्लेबैक सिंगर है। सही है। अब बाबूजी ज़रा धीरे चले जो इनकी बहन ने गाया था, बड़ी बहन ने, है ना? हम्म। बाबूजी ज़रा धीरे चलो, याना गुप्ता पर जो एक गधी पर हाँ या हाँ। पता नहीं खच्चर पर बैठ के फ़िल्म आया था, बिजली बिल्कुल। गिरी यहाँ पे, ये बिजली वो गिरी। इनकी बहन इनसे बहुत पहले आ गई। नेहा कक्कड़ वगैरह गाने फ़िल्मों में गा लेना बड़ी बात नहीं है। मैं मित्रों से निवेदन करना चाहूँगा, प्लेबैक सिंगिंग के लिए 2-3 शर्तें जो इस 25 वर्षों में 20 वर्षों में जिन्होंने हिंदी सिनेमा का संगीत सुना है, उन्हें बताना चाहता हूँ मैं कि उन्होंने हिंदी सिनेमा का संगीत सुना ही नहीं। वे जाएँ और ज़्यादा दूर ना जाएँ, 90 का सुन लें, 80 का सुन लें। चलिए मैं 50-60 की तो बात ही नहीं कर रहा साहब। अब उस बात में आप देखिए नीति मोहन, अब बताइए कौन-सा गाना इनका याद करेंगे आप और कहाँ वैरायटी है? आप नीति मोहन की आवाज़ सुनकर पहचान नहीं पाएँगे कि और नेहा कक्कड़ की भी पहचानना मुश्किल है और अगर पहचान पाएँगे तो मर्दाना टोन के कारण। ये मर्दाना टोन तो मुबारक बेगम की भी थी। देखिए, शमशाद बेगम, राजकुमारी और ज़ोहराबाई अंबाले वाली, अमीर भाई कर्नाटकी इनके यहाँ मर्दाना टोन थी, लेकिन वो मर्दाना टोन महिलाओं वाली थी, जबकि मुबारक बेगम के मर्दाना टोन मर्दों वाली थी। तो ये रात फिर ना आएगी के अलावा उनके पास में 1-2 गाने होंगे, है ही नहीं है, कौन गवाएगा उनसे? आप इला अरुण से गाने गवाएँगे, तो मर्दाना टोन मर्द वाली है उसमें। तो इसके बाद में आप देखिए पलक मुच्छल, मैं आपको बताऊँ रवि जी, इस लड़की से मुझे बहुत उम्मीदें थी। एकमात्र बिल्कुल। इतने इतने झुंड में पलक मुच्छल जो है और खासकर जब इस लड़की ने गाया, प्रेम रतन धन पायो, शीर्षक गीत इस फ़िल्म का। मुझे बहुत उम्मीदें हुई, लेकिन सारी उम्मीदें अगली फ़िल्मों से टूट गई। आज उस बात को 10 साल हो गए। 2015 की वो बात है। राजश्री की फ़िल्मों में मैं बहुत बुरा म्यूज़िक उस फ़िल्म का मानता हूँ। वरना राज आज और उन्होंने लिया भी हिमेश रेशमिया को था। अब हिमेश रेशमिया राजश्री बैनर के उस म्यूज़िक के लेवल में कहाँ फिट होते हैं। तो और मोनाली ठाकुर, अब मोनाली ठाकुर, नीति मोहन इन सबको आप सुनेंगे तो आपको क्या लगेगा? आपको लगेगा कि ये कौन है? सब आ रहे हैं, जा रहे हैं, गा रहे हैं, पता तो चल ही नहीं रहा है कि आवाज़ किसकी है। अब आप देखिए कनिका कपूर, अब कनिका कपूर और कविता सेठ, जग मुझ पे लगाए पाबंदी मैं हूँ ही नहीं इस दुनिया की। तुम ही हो माता-पिता, तुम ही मतलब क्या-क्या गाने आ रहे हैं, क्या-क्या गा गए, है ना? अब वो बेबी तो डॉल। यार हाँ, आप और हाँ, आप और हम जो हैं वो तो ऐसे गानों को याद रखना हमारी कारोबारी मजबूरी है। सही हमारी है। कारोबारी वही। मतलब काम की मजबूरी है, जी लेकिन जी। आम श्रोता उसे क्यों याद रखेगा? ज़रा ये बताएँ, उसमें ऐसा क्या है? अब आप रेखा भारद्वाज रेगुलर प्लेबैक सिंगर कभी रही ही नहीं। रेखा भारद्वाज ठीक वैसी है जैसे पामेला चोपड़ा गाया करती थी। जिन्हें नहीं पता है बता बिल्कुल। दूँ आदित्य चोपड़ा की माताजी हुँ, और यश चोपड़ा हुँ। साहब की पत्नी और वो यशराज फ़िल्म से वो गाने कई बार गा लिया करती थीं। या जैसे बिल्कुल। खय्याम साहब की बीवी जगजीत कौर, वे गा लिया करती थीं, ठीक है? और उन्होंने कुछ अच्छे गाने गाए हैं। तो हम रेखा भारद्वाज अच्छा एक और है पिछले 20 एक सालों में रेखा भारद्वाज की जो आवाज़ की टोन है उसमें नाक इनका भारी भरकम नाक गूंजता है। तो वो एक नेचुरल फीमेल वॉइस जो एक फ़िल्म की हीरोइन के लिए होती है वो रही ही नहीं।
अब आप इस बात को यूं देखिए कि अच्छा, अलका याग्निक की अगर आप बात करें तो आप देखिए कि चलते चलते के बाद में अलका याग्निक हम तुम में एक टाइटल सॉन्ग है, उन्होंने डंका गाया, मतलब उनसे गवाए, लेकिन वो ठीक है, हम तुम, वो रानी मुखर्जी और सैफ अली की थी ना, जतिन जी रलीम साहब बिल्कुल का बिल्कुल, सॉन्ग हाँ था, हाँ, है ना? लेकिन यशराज उसके की बाद फिल्म में थी जी। हाँ, हाँ, यशराज की थी और फ़िल्म कैसी थी मैंने नहीं अच्छा, देखी। ये गाना हाँ मुझे बड़ा ठीक अच्छा, है। मैंने फ़िल्म नहीं देखी, झूठ नहीं बोलूँगा, क्योंकि सैफ अली ठीक। खान पर पैसे बर्बाद करना मैंने और घर पे टीवी पे भी समय बर्बाद करना, मुझे मंज़ूर हुआ नहीं। और ऊपर से जी रानी मुखर्जी, आप जानते हैं मैं दोनों जी, को, मैं बतौर बिल्कुल। अभिनेता उनको पैसा या समय बर्बाद करना ठीक ही नहीं समझता, लेकिन गाना, गज़ब का गाना था। अब अच्छा, अब आप देखिए कि युवराज, गोलमाल 3, फिर उसके बाद में शमशेरा, कभी अलविदा ना कहना में एक गाना ज़रूर था जो बहुत प्यारा बना, लेकिन वो 2006 की बात है, 20 साल पहले की। हम यही तो कह रहे हैं इस 20-22 साल में क्या-क्या हुआ है, क्या-क्या न सहे हमने सितम आपकी खातिर, ये वाली बात है, ये जान भी जाएगी सनम आपकी खातिर, आपकी ये हालत हो गई खातिर है हमारी तो। हम म्यूज़िक से सही। कह रहे हैं, हिंदी सिनेमा के संगीत से। तो अब आप सोचिए कि इन इस स्थितियों में हम करें क्या? अनुराधा पौडवाल, तो वो तो 90 के दशक में ही चली गई थीं, पार्श्व गायन हाँ, से। उनका तो बाद में भूल ही जाइए। लेकिन अब ये जो स्थिति बनी है, जब मैं कहता हूँ ना कि सोनू निगम के बाद में मैं किसी भी प्लेबैक सिंगर को प्लेबैक सिंगर मानता ही नहीं। अब चूँकि वो फ़िल्म में दे रहा है इसलिए नाम तो उसका प्लेबैक सिंगर है। लेकिन उस बिल्कुल। मापदंड को खरा नहीं उतरा और श्रेया घोषाल के बाद में सुनिधि चौहान समेत एक कोई भी पार्श्व गायिका नहीं है। आज भी मैं कहता हूँ कि अरे हिंदी सिनेमा वालों, अपनी फ़िल्मों में हीरोइन की आवाज़ फिर से ज़िंदा करना चाहते हो, श्रेया अभी भी फ़ील्ड में है, रिटायर नहीं हुई हैं, उन्हें जाकर ले आओ। मैं आपको एक बात बताऊँ रवि जी, मित्रों और आपसे साझा करना चाहता हूँ। आपसे तो जी साझा कर रहा हूँ, मित्रों को बता रहा हूँ क्योंकि आपको तो पक्का है ये बात जी। पता है। क्या है कि लता जी जो है, उन्होंने जब पहली दफ़ा अमीन सयानी को साक्षात्कार दिया था, बिना का गीत माला के लिए, पहली दफ़ा। तो अमीन सयानी बोले कि दीदी आपकी आवाज़ बोलने में भी बड़ी मीठी है। गाने में तो ख़ैर पूरी दुनिया जाने, बिल्कुल। बोलने में। तो लता जी ने एक बात कही, बोले अमीन भाई, वो उनका अंदाज़, अमीन भाई, जिस फीमेल सिंगर की आवाज़ बोलने में मीठी होती है ना, गाने में उसी की मीठी होती है। अब रुकिए, कट पार्ट 2, अलका याग्निक की आवाज़ बिना गाने में सुनिए, कितनी प्यारी है, ठीक। कितनी गज़ब है। बिल्कुल। कट 3, श्रेया घोषाल की आवाज़ सुनिए, बिना गाने के ऐसे ही, अंदर तक मिठास उतरता है साहब, ये परमात्मा की दी आवाज़ें हैं। लेकिन बाकी जो मैंने नाम लिए हैं अभी इस सूची में, और हो सकता है एक आध को मैंने छोड़ दिया, मैंने तो कविता शेठ तक को भी ले लिया है। लेकिन अगर जैसे ममता, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, गाना तो हिट हो गया, लेकिन डार्लिंग ये हिंदी सिनेमा संगीत बर्बाद हो गया तेरे लिए। ये गाने और ये प्लेबैक सिंगिंग नहीं है भाई। अब यूँ तो कहने को तो देखिए ऐसा है कि जहाँ हिमेश भाई का हाथ चलता है वो हाथ मार लेते हैं गाने पे, वो भी गा लेते हैं, बात वो नहीं है। इसलिए हाँ, ध्यान ये दीजिएगा कि श्रेया घोषाल को लाइव लोग, अब हुआ क्या? एक और है, जब बर्बादियाँ आती है ना तो सब तरफ से इकट्ठी आती है। ये जो हम बात कर रहे हैं ना 2003-4 जी। की, उसके बाद के बाद, इसी दरमियान गीतकारों में सिर्फ समीर रह गए मैदान में। हाँ, आनंद बख्शी साहब उसके आस-पास चले गए। मजरू, इंदिवर, अनजान वो तो पहले ही जा चुके थे। बचा कौन गीतकारों में? कौन बचा? देव कोहली, गिनती का काम मिलता था, लेकिन जितना काम मिला अच्छा मिला। लेकिन किसी भी फ़िल्म में देव कोहली ने सारे गाने नहीं लिखे। राजश्री में भी इक्का-दुक्का छोड़ के खूब लिखे। 10-10, 12 में से सा 5-5, 7-7 लिखे। लेकिन नहीं, तो देव कोहली गिनती के वो वैसे नहीं रहे, संतोष आनंद वैसे नहीं रहे। तो उसके बाद समीर के अलावा बचा कौन? पहली बात, मैं इसके लिए देखिए वो है ना, इधर तो पार्श्व गायक गायब, आवाज़ नहीं, बिल्कुल। पार्श्व गायिका गायब, आवाज़ नहीं, इधर गीतकार गायब, एक समीर बचे। अब एक समीर कितने लिखें? सुबह सुबह वे गाने रिकॉर्ड करते थे
फलां के लिए, दोपहर में उसके लिए, ढलते दिन में उसके लिए, शाम को उसके लिए, रात को उसके लिए। और बंदा कहता है यार फिर मैं क्या करूं, फिर मैं रात को अपना अद्भुत द्रव्य लेकर के सो जाता। क्या करता है बंदा? अब उस बंदे के नाम पर आप ये ठीकरा फोड़ते हैं। उस बंदे के गाने तो साधारण दिल जिगर जान है। तो भैया एक ही बंदे ने पूरे हिंदी सिनेमा की कमान संभाल रखी थी। लेकिन अब ये जो 2005-6 के बाद आए ना, समीर का भी काम यहाँ कम हो गया। अब उसके बाद बिल्कुल। नाम आए तो नाम याद करने पड़ते हैं। देखिए हिट देने को तो स्वानंद किरकिरे ने भी दिए। ये एक आध राजकुमार इरशाद दुबे कामिल और जो थोड़ा सा चल रहे हैं, थोड़ा एक इरशाद लिटरेरी कामिल बैकग्राउंड ने भी है। इरशाद कामिल ने और सिद्दीकी चमेली। वो जो हाँ, हाँ उन्होंने महेश भट्ट कैंप में दिए। लेकिन मैं हाँ। जो जिस बात की तरफ इशारा करना चाहता हूँ, ये पार्ट टाइम लिरिसिस्ट हो गए ये, पार्ट टाइम गीतकार। और खासकर 2010 के बाद में तो हालत ये हो गई है कि अब तो एक-एक फ़िल्म में 5-5 6-6 तो गीतकार होते हैं, जितने गाने अब उतने गीतकार। सही। मतलब एक 2000 गाना दो दो आदमी लिख रहा है, हाँ, हाँ। ये भी देखा हालाँकि है। हालाँकि एक गाना 2 लोगों ने पहले भी लिखा है। लेकिन वो ठीक तब है। लिखा जब या तो एक छोड़कर चला गया या एक बीमार हो गया, या जैसे बिल्कुल। शैलेंद्र की मृत्यु हुई तो शैली शैलेंद्र ने लिखा, बहुत रेयर हाँ। कंडीशन। अब तो रेयर अब। प्रोफेशनल वे में ये गाना 2 लोग। अच्छा एक बात और है, अब ये देखिए इरशाद कामिल शायर हैं, आप यूँ समझिए फ़िल्मी गीतकार हाँ। नहीं है। स्वानंद किरकिरे शब्दबाज़ हैं। मेरे शब्द को याद कर लीजिएगा, मैंने एक नया शब्द इजाद किया है, शब्दबाज। शब्दबाज़ है, शब्दबाज़। जी। देखिए, हिंदी सिनेमा के गीतकार को शब्दबाज होने से या सिर्फ शायर होने से पार नहीं पड़ेगा। हिंदी सिनेमा के गीतकारों में टॉप में अगर कोई आते हैं, तो वो 2 पैरेलल हैं, मजरू सुल्तानपुरी और आनंद बख्शी। ये दोनों को सीख लेना चाहिए अगर कोई फ़िल्म का गीतकार हिंदी सिनेमा में बनना चाहता है। अब देखिए कुमार, हम्म। गाने हो सकते हैं इनके भी हिट हुए हों, ठीक लेकिन है। ये उस मापदंड में इनको कहाँ काम मिल रहा है। कलम इनकी भी अच्छी है, कलम मनोज मुंतशिर की अच्छी है, कलम इरशाद कामिल की अच्छी है, कलम एक वो और जो थे ना जोधपुर वाले शायर, जो इनके महेश हाँ, भट्ट की फ़िल्में महेश भट्ट सिटी साहब के बहुत लिखा है। हाँ हाँ। कादरी कादरी जी। कादरी है। हाँ, हाँ लेकिन हाँ। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जैसा हमने जब बात की थी अ, किसकी बात की थी? बॉर्डर की बात की थी, तब मैंने कहा जी। था ना, अरे भाई किसी एक गीतकार तो पूरा एल्बम दे दो ना, ताकि वो हर मूड का सही में। गाना लिख सके। ये क्या म्यूज़िक बैंक के गाने उठा-उठा के 7-8 गीतकार कर लिए। मुझे आशिक की फ़िल्म ऐसे मौकों पर बार-बार क्यों याद आती है, उसमें 4-5 गीतकार थे, रानी मलिक और समीर ये वो। हाँ। वो तो एल्बम के गाने थे ना। गानों से सही एल्बम, में। एल्बम से फ़िल्म बनी थी। तो अब इस मौके पर क्या इधर ये अकाल पड़ गया और उसके बाद में आप देखिए, साहब एक समय बहुत तूती बोला करती थी प्रीतम की, हाँ। लेकिन काल की बिल्कुल। आंधी कितनी चढ़ती। अब कहाँ है? उन उन पे भी बहुत आरोप लगे, इधर उधर से अब धुनें लेना और वो बिल्कुल, सारी चीजें बिल्कुल। सबसे ज्यादा प्रीतम लगे का शायद। हाँ। प्रीतम का अगर कोई गाना आपको मौलिक मिल जाता है, तो आपको नोबेल पुरस्कार बनता है आपको। मैं दे दूँगा, मैं दे दूँगा। ठीक है। और फिर ए आर रहमान को समझ ही नहीं थी, तो इधर गीतकार नहीं रहे, उधर वो आवाज़ें नहीं रही और उसके बाद में शंकर एहसान लॉय, इन्होंने तो शोर को ही संगीत समझ लिया था और इनकी देखा-देखी बिगड़ गए विशाल शेखर भी, इन्होंने भी शोर को ही संगीत समझ लिया। अब ठीक है, अब दर्द-ए डिस्को, अब ये दर्द-ए डिस्को अगर आप देने हम्म। लगेंगे तो फिर तो हो गया काम। और हिमेश रेशमिया ने जो है तेरे नाम के बाद में, अब वो तो भगवान जाने एक एक गाना दिया, 2 गाने इसमें। इमरान हाशमी के साथ मामला बन गया उनका। नहीं देखिए उसको उसको तो फिर वही बात है कि जैसे दादा कौंडके के साथ अमजद खान का मामला बन गया। उसको उन उसे इस मामले को उनकी निजी लाभ की बात तो हम कह सकते हैं, लेकिन हिंदी हाँ। सिनेमा के संगीत का नहीं। सिनेमा के। अब मैं कुछ नाम बोल रहा हूँ, आप मुझे बताइए इनकी बतौर संगीतकार पहचान। मिठुन, ये मिट्टी के बेटे छोड़ दीजिए, हाँ। ये इस आदमी की ज़िंदगी की सबसे बड़ी पहचान रहेगा ये गाना। और मैं इस पर भी आप कभी कार्यक्रम करेंगे या छूट जी। देंगे तो मैं अच्छा। बताऊँगा कि ये भी कहाँ से लिया गया है ओहो। और और ये कहाँ ठीक। से लिया गया है, वो कहाँ से लिया गया है, मैं आपको ये भी बता अच्छा। दूँगा। चलिए इस पे भी तो बात करेंगे कल। अजय अतुल, इन्होंने एक ही बात भर रखी है कि गाने में खूब सारा मराठी ऑर्केस्ट्रा भर दो और मराठी और रिदम भर दो, बस इतना ही समझते हैं। ये आपके सलीम सुलेमान, मुझे इनमें टैलेंट दिखा।
लगा अच्छा काम करेंगे, लेकिन ज्यादा नहीं कर पाए। साजिद वाजिद तो डंका काम करने से पहले बिछड़ गए। सचिन जिगर, विशाल भारद्वाज अपनी फिल्मों तक सीमित रह गए। और एक खास तरह का ट्रेंड, मैं आपको एक बात कहूं, जी। विशाल भारद्वाज के साथ आकर गुलजार बिगड़ गए। गुलजार का हाँ। गीतकार सबसे पहले तो बिगड़ा आर डी बर्मन के साथ। अब जो मैं बात कर रहा जी। हूँ, कई लोग इससे असहमत हो सकते हैं। गुलजार का गीतकार सबसे पहले बिगड़ा आर डी बर्मन के साथ। कुछ भी लिख देना, और वो तो मानता थी आर डी बर्मन की कि उसको धुन बना देते। वो तो कहते थे यार किसी दिन तो तू अखबार लेकर आएगा और कहेगा खबर का म्यूजिक बना दे, ट्यून बना दे। पहले वहां बिगड़े, वरना गुलजार साहब पूर्णिमा वाले गुलजार, गुलजार सीमा वाले। जब भी ये दिल उदास होता है जाने कौन आस पास होता है, मौसम वाले गुलजार। और विशाल भारद्वाज के साथ आकर बिगड़, तो विशाल भारद्वाज तो अपनी फिल्मों तक रह गए। अब आप बताइए बप्पी लाहिड़ी कहाँ रहे? वो जो हुलाला लाए, वो भी बप्पी लाहिड़ी से गवाया बस। बाकी तो वो भी उनके गाने की रिक्रिएशन, अमाल मलिक, ये आपके तनिष्क बागची, स्नेहा खानविलकर, तो गैंग्स ऑफ वासेपुर में क्या म्यूजिक था भगवान जाने। देखिए दो तरह रीमेक के तो संगीत ऑटो होते हैं। ट्यून का दौर आ गया, ये सारा जो है ना, जहां तक अपन आ गए हैं, हाँ रीमेक ऑटो हाँ, ट्यून, ये वही आ सारे गए, वही आ गए। वहीं आ गए। अब आप देखिए शांतनु मोइत्रा, एक आध फिल्म में आए थे परिणीता वगैरह में, एक उसमें आ गए थे मुन्ना भाई में। लेकिन मुन्ना भाई सीरीज का सबसे बढ़िया संगीत अनु मलिक ने दिया था। मुन्ना भाई एमबीबीएस हाँ। तो कितना वैरायटी का था, कितना। देखिए मैं आज भी कहता हूं, और मैं फिर आपको रवि जी या मित्रों को पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अगर बॉर्डर 2 का म्यूजिक अनु मलिक देते ना, कुछ और ही होता मामला। मैंने तो शायद आप बॉर्डर वाली समीक्षा से मैं आपसे कहा था, कभी एक प्रोग्राम सिर्फ अनु मलिक के म्यूजिक पर रखिए। मैं ये करेंगे अपन, बताऊंगा मित्रों को, बिल्कुल। मैं मित्रों को बताऊंगा, ये धरती पकड़ आदमी है, हिंदी सिनेमा के संगीत का सर्वाधिक अद्भुत व्यक्ति है, उसका नाम अनु मलिक है। सर्वाधिक अद्भुत धरती पकड़ आदमी है ये आदमी। और इसे देते ना तो ये, मैं क्षमा कीजिए अपमान नहीं कर रहा हूं, इसे देकर एक कॉमन लैंग्वेज होती है, कॉमन उभयनिष्ठ भाषा, उसमें ही कहते हैं कि ये आदमी अच्छा है। वरना तुम्हें को अनु मलिक साहब, तो इन्हें देते हैं ना म्यूजिक। ये साहब बॉर्डर 2 का म्यूजिक ही कुछ और होता। सबसे बड़ी बात ये है, आज भी एक ही आदमी है जो धुन बनाने में उतना ही माहिर है जितना ऑर्केस्ट्रा कंपोजिशन में, और जितना उसका फिल्म का जो बैकग्राउंड म्यूजिक है उसकी समझ भी, एकमात्र तीनों वाला एक आदमी है, कोई नहीं है दूसरा। ठीक है। अब आप बताइए संजय लीला भंसाली साहब खुद म्यूजिक डायरेक्टर हो गए, तो किसको संगीत, किसको पार्श्व गायक लेंगे? सांवरिया में बहुत बड़ा चांस मिला था मोंटू को, मोंटू प्यारेलाल हाँ, जी के परिवार का, उनका बिल्कुल। भतीजा, बड़ा चांस मिला। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो अभी मेरा कहने का मतलब ये है कि देखिए मैं कंक्लूड कर रहा हूँ बात को, आज आपको तो बोलने ही नहीं दिया, मैं ही खा गया नहीं नहीं, पूरा। आज आप ही को बोलना था। तो देखिए जी। मैं कंक्लूड कर रहा हूँ ये कहते हुए कि मैं फिर कह रहा हूँ, आज जो मित्र हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं और जो बाद में देखेंगे, और जिनकी उम्र आज अगर मान लीजिए 35-40 साल तक भी है, तो भी जब से ये म्यूजिक बिगड़ना हुआ है तब वो 12-15 साल के थे, या 5-7 साल के थे, या अगर इस जैन जी में आए जैन हैं जी, तो पैदा जैन जी। हुए। हाँ, जैन जी, ये बड़े नए-नए शब्द आते हैं साहब, बड़े जी बोलने में जी। भी जबान लड़खड़ाने लगती है। तो ये जो है ना हाँ। मित्रों, आप, तो मित्रों आपने असल में हिंदी सिनेमा का संगीत, इसके पार्श्व गायक, इसकी पार्श्व गायिकाएँ, इसके संगीतकार और इसके गीतकार देखे सुने ही नहीं है। तो आप नहीं जानते, तो पहले आप 90 के पीछे, 90 से लेकर कहीं का भी संगीत सुन लीजिए भाई। पहले परिचित होइए कि पार्श्व गायक अरिजीत और मोहित चौहान, जावेद अली और ये सब नहीं होते भाई। पार्श्व गायक कुमार सानू, उदित नारायण, अभिजीत और किशोरदा रफी साहब, वो तो छोड़िए, मनहर, ये लोग, मुन्ना अजीज, शब्बीर कुमार, ये लोग, अनवर, अनवर, डॉक्टर बिल्कुल। कमलेश अवस्थी, पार्श्व गायक ये लोग होते हैं। और पार्श्व गायिके अनुराधा पौडवाल, अलका याग्निक, एक बंदे ने, मित्र ने यहाँ लिखा है साधना सरगम, बिल्कुल बहुत प्यारी जी। आवाज है साधना सरगम। हाँ अरे साहब, कभी देखिए कि साधना सरगम का कितना, कितने किस किस संगीतकार को इन्होंने उठाया। साधना सरगम, ये लोग जो है, अब देखिए इसमें अनुपमा देश पांडे भी है, इसमें सारिका कपूर भी है, जिनको बहुत कम चांस मिले, है ना। कम। तो ये सब, हाँ हाँ है ये। हो सकता है कुछ मित्रों को तो पता ही नहीं कि अच्छा सारिका कपूर, अनुपमा देश पांडे, ये क्या भला है भाई, ये रहे हैं। तो तात्पर्य क्या, हाँ तात्पर्य क्या है
कि इसीलिए मित्रों से यही कहना चाहूंगा कि अरिजीत सिंह अगर हिंदी सिनेमा, वो बयान उन्होंने कहा कि मैंने पार्श्व गायन छोड़ा है, तो मैं समझता हूं कि उनका नुकसान ज्यादा हुआ है, हिंदी सिनेमा का भला ज्यादा हुआ है, क्योंकि उनकी आवाज वैसे भी प्राइवेट एल्बम वाली थी। और जैसे मुझे याद आ रहा है कि कादर खान जो है ना, उन पर आपको हाँ, अभी पीछे पता चला दिनेश ठाकुर साहब प्रभु की कृपा से अभी जीवित है, सलामत हैं, और जी। जयपुर में जो है ना दिनेश ठाकुर साहब जो समीक्षाएँ हाँ, लिखते हाँ। थे, और जी, थिएटर बिल्कुल। कर्मी है, बड़े बड़े क्या गज़ब के। अभी हुँ। किसी मित्र के माध्यम से पता चला, मैंने कहा मैं तो उनसे मिलूँगा, छोटा था तब से पढ़ता था उनकी समीक्षाएँ, नवभारत टाइम्स में लिखते थे। तो दिनेश ठाकुर साहब जो है ना अभी क्या कह रहा था मैं भूल गया चक्कर में, लास्ट बात क्या कह रहा था? भूल गया। दिनेश ठाकुर जी। का ज़िक्र क्यों आया? जो आप जो भूले बिसरी गायिकाएँ हैं, उसमें आया था कि जिनको लोग जानते भी नहीं, अनुपमा देशपांडे वगैरह के नाम लिए थे, हाँ, उस तो ये सिलसिले में। अनुपमा देशपांडे वगैरह जो है ना, तो जी। अब भूल गया वो गाना बात। तो ये जो लोग हैं, ये भी रहे हैं। अब कभी दिनेश ठाकुर वाली बात याद आएगी तो बताऊँगा कि मैंने उनका नाम क्यों जी। लिया। तो अब इस बात को यूँ देखिए कि हिंदी सिनेमा में 2003-4 के बाद ना तो सिने संगीत है, ना प्लेबैक सिंगर है, ना प्लेबैक गायिकाएँ हैं, है ना? सिंगर को स्त्रीलिंग शब्द ही सिंगर ही होगा शायद, और बिल्कुल, ना बिल्कुल, गीतकार है, ना गीतकार है, ना संगीतकार है। बिल्कुल मृत प्राय पड़ा है, मरणासन्न है, आईसीयू में है, कोमा में है। अब इसे बिल्कुल। निकालने के लिए प्रभु से प्रार्थना कीजिए, क्योंकि जब तक प्रोडक्शन हाउस और निर्माता ये तय नहीं करेंगे कि मेरी फ़िल्म की समझ रखने वाला म्यूज़िक का ये म्यूज़िक डायरेक्टर है, एक ही रहेगा और ये एक ही गीतकार रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 ले लीजिए और यही फ़िल्म करेंगे, और ये मैं छाँट के लाया हूँ आवाज़, नई आवाज़ है, ऐसे लाए हुए देखिए शब्बीर कुमार को गुजरात में, अगर मैं सही हूँ तो शायद राजकोट या किसी शहर में एलपी ने पहली बार सुना था, वहाँ से लाए और कुली में गवाया। सोचिए, बिल्कुल। शब्बीर कुमार अनट्रेंड थे, लेकिन साहब और मुन्ना अजीज को, कुमार सानू को जगजीत सिंह ने सुना, फिर अपनी फ़िल्म में गवाया था। वो जो फ़िल्म खुदाई, किस मौसम में यार ब तूने ये जी। दिल तोड़ा, फिर कल्याण जी आनंद जी के घर ले गए अपनी गाड़ी में बिठा के, कल्याण जी भाई यार इसको चांस दो। फिर उन्होंने जादूगर में गवाया, मैं जादूगर मेरा नाम गोगा, और आगे की बात तो हम जैसा कोई नहीं होगा, पूरी दुनिया जानती है आगे की कथा। तो ये जी। कौन लेगा श्रेय? बल्कि ये श्रेय नहीं, ये परिश्रम कौन करेगा? ये परिश्रम करना पड़ेगा प्रोडक्शन हाउस, निर्माताओं को। आप और हम तो विश्लेषण कर सकते हैं, हम प्रोडक्शन हाउस वाले नहीं हैं। इसीलिए मेरी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ हिंदी सिनेमा संगीत को कि ये आईसीयू में से निकले, कोमा में से निकले, और ये वैसे खड़ा हो कि साहब जिसमें आम हिंदुस्तानी जो है वो हिंदी सिनेमा का संगीत सुनते हुए जीता है, साँसें लेता है। इसकी साँस में घुला हुआ है फ़िल्म संगीत। आप एक बात बताइए, भारतीय संस्कृति मतलब बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, ये भारतीय संस्कृति है। इसे छोड़कर दुनिया में आपने कहीं भी ऐसा सुना है कि फ़िल्म का म्यूज़िक होता है? नहीं होता। हॉलीवुड और दूसरी नहीं। फ़िल्म का म्यूज़िक नहीं होता। और कहीं आपने सुना है कि वो जो एल्बम में म्यूज़िक आता है उसको कोई टैक्सी वाला गा रहा है, ऑटो वाला गा रहा है, सब्जी वाला, रेहड़ी वाला, सफाई वाला, सड़क पर झाड़ू मारने वाला, घर में पोंछा मारने वाली गाती है, कहीं आपने देखा है? नहीं। ये हिंदी सिनेमा संगीत है जो सुबह आँख खुलने से रात को सोने तक हमारे साँस के साथ ऑक्सीजन की तरह बहता है साहब, खून के साथ। अफ़सोस की बात है रवि जी, 22, 23, 24 साल हो गए, मान लीजिए 25 साल हो गए, मर गया ये संगीत, मरने पर है। ओवर टू यू। आपने सारी ही बातें कह दी और लास्ट में भी बता दिया कि भाई किस तरह से इस देश के जन मन में जो है ये संगीत घुला हुआ है। बिल्कुल, हर मौके के लिए हमारे पास गाने रहे हैं सुबह से रात तक जो है। और अब जो है वो सारी चीजें खास तौर पे इस सदी का जो एक चौथाई हिस्सा बीत चुका है, वहां मुझे बिल्कुल, लगता है ये बहुत एक बड़ा सटीक विश्लेषण है और बहुत ईमानदार विश्लेषण है, और ऐसे व्यक्ति ने किया है जो संगीत को बहुत प्यार भी करता है और जानता भी है। ऐसा बस नहीं कि सिर्फ वो बहुत सुनता है और चाहता है, वो जानता भी है। और मुझे लगता है कि सभी इस बात से, उन सारी बातों से सहमत होंगे जो आपने कही है। और लास्ट में आपने एक जो चीज कही कि भाई निर्माता, निर्देशक, इन लोगों को समझना पड़ेगा। तो ये जो समझ शब्द है ना, मुझे लगता है इस पूरी फिल्म इंडस्ट्री को इस शब्द से दुश्मनी हो चुकी है। कोई समझने को तैयार नहीं है। सब बिगड़ जो भी है तो सिर्फ रही है। नोट गिनने के चक्कर में लगे हैं
पुरानी बैंक से माल निकालो। म्यूजिक इंडस्ट्री का तो यही हाल है, ऑटो ट्यून पर सारा कुछ सेट कर दिया गया है। किसी को इच्छा ही नहीं है कि हम वैसी चीजें बनाएं, तो समझ कि हर डिपार्टमेंट में जो है अब अकाल पड़ा हुआ है, उससे दुश्मनी इनकी चल रही है। तो पूरा मार्केट अपनी जगह पहले भी था, आज भी है, लेकिन अब हम लोगों ने टैलेंट की तरफ देखना या चीजों को बड़े दिल से बनाना, वो सारा कुछ जो है बंद कर दिया गया है। तो वो सारा मामला लक्ष्मी जी का हो गया है, सरस्वती जी जो है वो पूरी साइड में है इस समय। और लक्ष्मी जी भी रूठते देर नहीं लगेगी, कई कंपनियां बिक गई, कई प्रोडक्शन हाउस बिक गए और बच्चे कुछ और बिक जाएंगे, नहीं सुधरेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और ये स्थिति के लिए मुझे एक लाइन बस मैं कह दूंगा कि ये जो रियलिटी शो आए ना म्यूजिक वाले, इन्होंने बहुत बर्बाद किया। ये टैलेंट नहीं लाए, जो कुछ था उसका बजा बजा के उसके बेसुरे और जैसे भी वो ला के खत्म कर दिया पूरा उस चीज को। तो बहुत अच्छा रहा, आपने बहुत बढ़िया इसमें पूरा विश्लेषण किया। और मुझे लगता है जो हमें देख सुन रहे हैं और आपको खासतौर पे जिस तरह से सुना है, उन्हें बहुत एक तरीके से आई ओपनर भी है कहूंगा, जो नए लोग सुनेंगे उनके लिए, और वो जाएंगे और पुराना संगीत जो आप बात कर रहे हैं कि चलिए 50-60 का नहीं तो कम से कम 70, 80 और 90 के दशक का तो जो है वो सुन सकते हैं, सुने उसको। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और उन सभी दर्शकों को भी जिन्होंने इसको सुना या जो आगे सुनेंगे, तो हम मिलेंगे फिर अगले बुधवार को, अगले हफ्ते नई फिल्मों के साथ में, नए कलाकारों के साथ में और नई बातों के साथ में। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार डॉक्टर साहब, आपको भी जय श्री राम। जय श्री राम। प्रणाम। प्रणाम।